Hello, good evening. अभी तक हमारा 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है इन बिजनेस स्टडीज. दिस इज आवर फिफ्थ चैप्टर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. इसके पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था बिजनेस एनवायरनमेंट था, मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस था, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस था. तो ये ना ऐसा पॉइंट वाइज याद रखो कि कौन कौन सा चैप्टर देखा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे. नेचर एंड स्कोप में बिजनेस में इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. फिर आपका बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या क्या था, कि एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लगता है. मार्केटिंग लगती है, फिर लॉजिस्टिक लगता है, चीज़ों को लेना ले जाना, इंश्योरेंस लगता है, बैंकिंग लगता है. तो बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या सर्विसेज लगती है, वो सारी सर्विसेज का होना भी इम्पोर्टेंट होता है. देन आपका मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस वाला हमने एक चैप्टर देखा था. सो मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस में हमने देखा था कि कैसे बिजनेसेस टेक्नोलॉजी का यूज करती है. ठीक है, बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सी टू सी क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है ना. ई कॉमर्स वगैरह क्या होता है, ये हमने देखा था. फिर ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है ई कॉमर्स के, ये सारा चीज़ भी हमने देखा था. फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट वगैरह होती है, डिलीवरीज होती है ना. टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, पेमेंट मेथड्स वगैरह होते हैं, वो भी हमने इसके अंदर देखा हुआ था. नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 5 एंड आई वाज क्लास 12. नेचर, सॉरी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द सेकंड चैप्टर, आई गेस, वेयर वी हैव गॉन थ्रू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप. एंड ये क्लास 10 का एक पूरा चैप्टर है कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है. ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है. नाउ व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा क्या हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया. ठीक है, अगर हम ये सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें, सो मतलब कोई भी एक्टिविटी, जैसे बिजनेस एक्टिविटी में जैसे क्या हो गया कि वन हैज टू बिजनेस एक्टिविटी वन में टेक अप, और ही हैज टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीन एक्सेट्रा. मतलब हमको क्या करना होता है, हमको बिजनेस करने के लिए लेबर्स जमा करने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज जमा जमा करनी पड़ती है, फिर मटेरियल्स जमा करना पड़ते हैं, मशीन्स जमा करनी पड़ती है, स्टेशनरी, फिर सर्विसेज में अगर हमको इंटरनेट चाहिए, क्या चाहिए, वॉट एवर सर्विसेज वी वांट, देन टेक्नोलॉजी, वॉट एवर वी वांट, कंप्यूटर वगैरह हो गया, जो भी हमको चाहिए रहता है, वो सारा चीज हमको क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, या इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो ये सब चीज हमको सिर्फ जमा नहीं करना पड़ता है, इसको हमें एक्टिव भी करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है. राइट. नाउ, टू कैरी आउट एनी बिजनेस एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए. राइट, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा था. इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज एंड पुट देम इनटू एक्शन. अगर हमको प्रॉफिट करना है तो हमें क्या इंपॉर्टेंट है, कि अगर हमारे कंपनी में 100 लोग हैं, और हमारी कंपनी में एक्स वाई जी मशीन्स है, या एक्स वाई जी कंपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स है, या सर्विसेज है, ये सारा जब एकजुट होके एक्शन लेगा या काम करेगा, या सब चीजें एक दूसरे के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी, तब जाके हमारा जो काम है वो सक्सेसफुल होगा. और जब काम सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा, या सर्विस डिलीवर होगी, या प्रोडक्शन होगा और वो डिलीवर होगा, तब जाके हमको क्या होगा, फाइनली प्रॉफिट होगा. राइट, ये लो, ये ठीक था, आई गेस. ओके.
तो forms of business organization. You have you ever thought who brings the required capital, takes the responsibility of arranging the resources? ये सब कौन करता है? पैसा कौन लगाता है? फिर लोगों को कहाँ से अरेंजमेंट होती है? बाकी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट कहाँ से होती है? तो ये सब चीज़ें करने वाला कौन होता है? मालक होता है, प्रोप्राइटर होता है, या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स होते हैं, या कंपनी होती है या संस्था होती है, राइट? तो ये सब करने के लिए कौन होता है? ये उसके पीछे कोई ना कोई उसका मालक होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? मैं आपको ये 5 पॉइंट में यहीं पे पूरा चैप्टर समझा सकता हूँ, बट हमें चैप्टर वाइज जाना होगा। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है? पहले ना ये ध्यान में रखो कि ये 5 पॉइंट इसके अंदर है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी धंधा जो अकेला इंसान कर रहा है। आप अकेले हो, आप एक छोटा मोटा व्यापार कर रहे हो या बड़ा व्यापार कर रहे हो, उसकी एक लिमिट है सोल प्रोप्राइटरशिप की। ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते अगर आप अकेले कर रहे हो तो उसको आपको किसी एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में डालना होता है। तो वो प्रोफेशनल फॉर्मेट जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब अकेले कर रहे हो तो एक लिमिट तक बिजनेस कर सकते हो, उसके भी फायदे भी है, नुकसान भी है। दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, जैसे आप एक किराना माल का दुकान चला रहे हो, आप दूध की डेयरी का दुकान चला रहे हो, या आप छोटी मोटी क्लोथिंग शॉप चला रहे हो, आप डांस क्लास चला रहे हो, तो ये सब अगर कुछ करना है, या जूते की दुकान है, बेकरी है, ये सब करने के लिए क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप परफेक्ट होता है। क्यों? ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती, ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती, ज्यादा लीगल टैक्सेस नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसको फॉर्मेट करना, बनाना इजी हो जाता है। इसको 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 मतलब ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। आपकी ओनरशिप आपके पास ही रहेगी। बंद करना है तो खुद बंद कर सकते हो, ना गवर्नमेंट को पूछना पड़ता है, ना पार्टनर्स को पूछना पड़ता है। जैसे चाहे जो चाहे कर सकते हो, बट एक लोकल लेवल पर। ओके, देखो, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, बनाना है तो 2 4 5 डॉक्यूमेंट्स में बन जाता है। नो सेपरेट एंटिटी मतलब क्या? आपका किसी बड़े एंटरप्राइजेस से लेना देना नहीं है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नुकसान हो गया आपको, लॉस हो गया आपको, कोई और पर्सन नहीं है जो आपको बोलेगा कि मुझे भी प्रॉफिट दे, या कोई और पर्सन नहीं है जिसको आप बोलोगे कि भाई मेरा लॉस ले ले। तो प्रॉफिट आपको अच्छी बात है, लॉस भी आपको है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कुछ नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये आपका घर भी बिकवा सकती है। ओके, वन मैन कंट्रोल, ये एक अच्छा होता है कि वन मैन कंट्रोल होता है, डिसीजन फास्ट होते हैं। बट डिसीजन फास्ट होने से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डिसीजन सही भी होने चाहिए, जो अकेले इंसान से नहीं हो सकता। ओके, मेरिट्स ऑफ मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? बनाना इजी है, बिगाड़ना इजी है। बनाना इजी है मतलब अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो इजीली आप खड़ी कर सकते हो, आपके नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो कंपनी आप बना सकते हो। वाइंड अप मतलब कंपनी बंद करनी है, ज्यादा लीगल झमेला नहीं होता है, इजीली बंद कर सकते हो। क्विक डिसीजन, फटफट डिसीजन ले सकते हो। प्रॉम्प्ट एक्शन, फटफट डिसीजन ले लिया था, फटफट काम भी कर सकते हो, एक्शन भी ले सकते हो। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मतलब क्या? आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, यू आर द ओनर, तो आपको मोटिवेशन डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, क्योंकि आप खुद डिसीजन मेकर हो, आप फटाफट डिसीजन ले सकते हो, जितना पैसा ला चाहे जैसा चाहे लगा सकते हो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ऑपरेट करने की। आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो, चीजों को मूव कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट, जनरली पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है? मैनेजमेंट कमेटी होती है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर सब जगह पे क्या होता है?
सीक्रेट शेयर करना पड़ता है, यहाँ पर सीक्रेट शेयर नहीं करना पड़ता, वो मेंटेन हो जाता है। पर्सनल टच, आप व्यापार कर रहे हो, आप मालक हो, आपका लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो एक पर्सनल टच चला जाता है कहीं ना कहीं कि हाँ यार ये मेरे टच में है, या कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि यार ये इसका दुकान है, ये मेन है और ये मेरे टच में है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप डायरेक्टली जान पाते हो कि कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज बताया मैंने, कम लोग होते हैं, ज्यादा लोग नहीं काम कर पाते इसमें, आप अकेले ज्यादातर घिसते हो, ठीक है, एक आध दो या दो चार लोग आपके अंडर में काम भी कर सकते हैं। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जनरली प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, नुकसान हो गया तो आपको वो झेलना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, बड़े बड़े लेवल के ऑपरेशंस करने के लिए ये सुटेबल नहीं है। लिमिटेड मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, मतलब आपके पास ज्यादा मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप ही अकाउंटिंग संभालो, आप ही बेचने का काम देखो, आप ही मार्केटिंग देखो, आप ही सेलिंग देखो, आप ही कस्टमर हैंडलिंग करो, तो सारा काम एक इंसान करने से उतनी एक्सपर्टाइज ही नहीं आ पाती है, राइट। हेलो, नाही ना, खाली ओपन आहे ना, खाली पीसी अंधार आहे, पण आता खाली कोण नाही, मी पण वरतीच आहे, मी इथेच बसलोय ऑफिस मध्ये, पण मी एक लेक्चर मध्ये आहे ऑनलाईन, मी आहे ऑफिस मध्येच आहे, पण माझा ऑनलाईन लेक्चर चालू आहे। हा, येस येस, जाऊन लाईट चालू करा, कम्प्युटर ऑन करा। 0786 पासवर्ड आहे, 0786। हाँ, ओके। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज अकेले की कम हो जाती है, क्योंकि एक अकेला इंसान किस किस चीज का नॉलेज रखेगा और रख भी लेगा तो उसमें कितना एक्सपर्ट बन पाएगा, सही है ना। मैं अकाउंट में कितना एक्सपर्ट बन सकता हूँ, एक सीए इतना तो नहीं बन सकता। मैं एचआर में कितना एक्सपर्ट बन सकता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट में अकेला इंसान कितना नहीं बन सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट कर जाती है। मैं फाइनेंसिंग का नॉलेज कितना रखूं, नहीं कर सकता। मैं मार्केटिंग कितनी समझूं, मैं लोगों को कितना समझूं, मैं एम्प्लॉयज को कितना समझूं, मैं अकेला कस्टमर को कितना समझूं। सो दिस इज द बिग प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला बिजनेस करने का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ, सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन, मतलब दो लोग मिलके बिजनेस डाल सकते हैं या उससे ज्यादा लोग मिलके बिजनेस डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसमें भी आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे भी कर सकते हो और आप उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके क्या फायदे हैं? दो लोग होने की वजह से डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाता है, और फिर दोनों को एक दूसरे की सहमति लेनी पड़ती है या राय लेनी पड़ती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, आप दोनों क्या करते हो, आप दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि भाई मैं कंपनी खोल रहा हूं, उसमें तू पार्टनर है, मैं 50%, तू 50%, मैं 5 लाख डाल रहा हूं, तू 5 लाख डाल रहा है, मेरी जिम्मेदारी अकाउंट्स मार्केटिंग की, तेरी जिम्मेदारी ऑपरेशन एंड कस्टमर हैंडलिंग की। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। नाउ, शेयरिंग एंड प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा, जो आप डिसाइड करोगे उसके हिसाब से शेयरिंग, उसके हिसाब से प्रॉफिट। आप बोलोगे मैं 50 तू 50, दोनों एग्री तो ओके। आप बोलोगे मैं 90 तू 10, अगर दोनों एग्री तो एग्री, जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से होगा, या जो जितने ज्यादा पैसे लगाएगा उसके हिसाब से होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, मतलब क्या? कि दोनों को लॉफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एक बंदा अगर खराब काम करेगा, मार्केट में नाम खराब करेगा, तो उससे दूसरे बंदे का भी नाम खराब हो जाएगा, प्लस वो कंपनी का भी नाम खराब हो जाएगा, राइट।
तो वो उसके लिए अच्छा रहना जरूरी होता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, there must be an agency relationship between the partners. Every partner is principal as well as the agent of the firm. मतलब आपको ये जानना है कि आप कंपनी के एक एजेंट हो, आप कंपनी के एक एम्प्लॉय भी हो और पार्टनर्स भी हो, वो भी प्रिंसिपल पार्टनर्स। सो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें अगर कुछ लॉस होता है तो लाइबिलिटी दोनों पे आ जाती है, दोनों के पर्सनल प्रॉपर्टीज पे भी आ जाती है। वॉरंटरी रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर्ड भी होता है, नॉर्मल पार्टनरशिप भी होता है। हाँ, तो कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से रजिस्टर करना जरूरी भी होता है, बट अदरवाइज अनरजिस्टर्ड फर्म्स भी कर सकते हैं। सो देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म्स। क्यों? फर्म कैन नॉट सू आउटसाइडर्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये कंपनी दूसरी कंपनी पे लीगल केस नहीं डाल सकती क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म नहीं है अपना इसके लिए। जैसे कि दो कंपनी के बीच में डील हो रहा है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी पे केस नहीं डाल सकती है। हाँ बोला, 0786 हो। ओके, फिर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब आपने नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बनाई, आपने रजिस्टर नहीं किया और आप दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ अनबन हो गई, कुछ मैच नहीं हुआ, डिसीजंस नहीं बन रहे, तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते कि भाई मेरे पार्टनर ने मेरा 5 लाख रुपया डुबा दिया है, 10 लाख रुपया डुबा दिया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं था। तो आप रजिस्टर करोगे तो वो फायदा होगा। Now, the next is the firm cannot claim adjustments of amount payable to receivable from the any other partners। वही जो मैंने भी बता दिया, ठीक है। मतलब कोई झगड़े नहीं सॉल्व होंगे, कोई पैसे का मैटर भी सॉल्व नहीं होगा, कोई पर्सनल मैटर भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके फायदे क्या है? इजी टू फॉर्म है, फॉर्म करना इजी है, ठीक है। इतनी भी फॉर्मेलिटीज नहीं है जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की या जॉइंट स्टॉक कंपनीज की है, या फिर सोसाइटी सोसाइटी जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज रिसोर्स, मतलब मैं एक हूँ, आप एक हो, दूसरा एक है, तीसरा एक है, चौथा पांचवा आठवां भी है, तो इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। बेटर डिसीजन, फिर भी ठीक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कि 2-5 लोगों में काम हो रहा है तो डिसीजन अच्छा बनता है, कलेक्टिवली अच्छे डिसीजन आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, काम बढ़ जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जो जो अकाउंट में एक्सपर्ट है वो अकाउंट मैनेज कर रहा है, जो एचआर में एक्सपर्ट है वो एचआर मैनेज कर रहा है, जो प्रोडक्ट समझ रहा है उसको प्रोडक्ट का काम दे दिया, ठीक है। जिसको इन्वेस्टमेंट समझती है, फाइनेंसिंग समझती है, उसको वो डिपार्टमेंट दे दी, किसी को कस्टमर सर्विस अच्छी समझती है उसको वो दे दी। शेयरिंग ऑफ रिस्क, लॉस हो गया तो चारों में बढ़ जाएगा। कीन इंटरेस्ट, दोनों साथ में प्रॉफिट भी झेलते हैं, लॉस भी झेलते हैं। और उनका इंटरेस्ट क्या होता है? सीधा इंटरेस्ट एक ही रहता है, भाई पैसा कमाना है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब जिसको जो अच्छा काम आता है उसको वो काम सौंप दो, दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द राइट्स ऑफ ईच पार्टनर एंड हिज इंटरेस्ट आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। सबके अपने अपने राइट्स होते हैं, सबका अपना अपना हक होता है। इफ अ पार्टनर इज डिससेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन ही कैन आस्क फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और कैन विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप। मतलब उसमें पार्टनरशिप का खुद का हक होता है कि मुझे अगर ये चीज पसंद नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ मुझे ये चीज पसंद नहीं है, राइटिंग में दे सकता हूँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। इन दैट सिनारियो या तो कंपनी बंद भी कर सकते हो या तो आप पार्टनरशिप छोड़ भी सकते हो, राइट, विद द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। सीक्रेसी, देखो कम लोग हैं तो सीक्रेसी तो होगी, बड़ी कंपनीज में बहुत लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा सीक्रेट नहीं रहता है, शेयरिंग हो जाती है, बट यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। लिमिटेशंस क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाती है पार्टनरशिप में भी, मतलब खुद की प्रॉपर्टी पे भी आ सकता है। इनस्टेबिलिटी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ गए तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पैसे का इशू है, ट्रस्ट इशू है, मैंने ये कर दिया तूने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया तो तूने वो नहीं करना चाहिए था।
सो ये सबसे छोटे मोटे अनबन होते हैं ना, पैसे को लेके और पर्सनल को लेके और अदर रिलेशनशिप्स को लेके, अदर एक दूसरे के वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट्स को लेके, इसकी वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो इंस्टेबिलिटी हो जाती है। लिमिटेड कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी एक्सीड 20, तो 20 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है। नो ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, मेरा शेयर है, मुझे कुछ होता है तो किसी और पे वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। सो दैट इज द बिग प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, बहुत आसान है कि लोगों में एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोगों में अनबन हो सकती है, ये बहुत इजी चीज हो जाती है। अरे लेक्चर चालू है ना सफन, क्यों बीच में आ रहा है? क्या चाहिए तेरे को? तू मेरे से बात मत कर, जा, लेक्चर चालू है। नहीं, पैसा नहीं चाहिए। तुम ठंडा इधर मेरे पास नहीं है सफान, ऊपर है घर पे, जा अभी। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या क्या आता है? Types of partners and partnership, we have learned that normally every partner in a firm contribute to its capital, participates in day-to-day management of firm's activities. मतलब क्या है? कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट मतलब क्या? रोजमर्रा के काम में हिस्सा लेना होता है, एक्टिविटीज में, काम में बोलो। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग भी वो लोग करते हैं। इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर्स आर सपोज टू बी एक्टिव पार्टनर्स, सारे क्या होने चाहिए? एक्टिव पार्टनर्स होने चाहिए। इन सर्टन केसेस देयर आर पार्टनर्स हु प्ले अ लिमिटेड रोल, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई कोई पार्टनर लिमिटेड रोल करता है, जैसे कि भाई तुम बिजनेस करो, 1 करोड़ लग रहा है, मैं 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए दे देता हूँ, बट मैं स्लीपिंग पार्टनर रहूंगा, मैं उसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं बेसिकली। मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है काम का, बट बिजनेस अच्छा है, आप पे भरोसा है, आप लोग करो, मुझे भले आप 5% दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं काम नहीं करूंगा। तो वैसे भी होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट, सब पर्सन में सिंपली lend their money, जो भी मैंने कहा, to the firm and make no contribution to capital of the firm, right? Such persons are partners only in name. Thus, depending upon the extent of partnership, sharing of profit, liability, partners can be classified into various categories based on extent of participation। जो रोज रोज काम करते हैं वो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, या फिर स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। द पार्टनर्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डे टू डे वर्क इज एक्टिव पार्टनर, और वर्किंग पार्टनर बोलते हैं उसको। एंड दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे बिजनेस आर कॉल्ड एज स्लीपिंग पार्टनर्स, और डोरमेंट पार्टनर्स भी कहते हैं। नाउ बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड प्रॉफिट, द पार्टनर्स में क्लासिफाइड एज नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स इन प्रॉफिट। सो नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं ना, दे अलाउ द फर्म्स टू यूज देयर नेम एज पार्टनर। क्या करते हैं? सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए देते हैं कि भाई हाँ मैं आपका पार्टनर हूं। कोई कोई किसी किसी के नाम में भी दम होता है ना। दे नीदर इन्वेस्ट एनी कैपिटल नॉर दे पार्टिसिपेट इन डे टू डे ऑपरेशन, ध्यान में रखना, वो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे और काम भी नहीं कर रहे, और दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उनको प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला है। However, they are liable to third parties of all those acts of firms। मतलब बाकी जिम्मेदारी उनकी जरूर होती है कि कुछ हो गया तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है। सो अ पर्सन हु शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस इज नोन एज द पार्टनर्स इन प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर है, बाकी ना काम करेगा ना पैसे डालेगा। ठीक है। Based on liability, the partners can be classified as limited partners and general partners.
The liability of limited partner is limited to the extent of their capital contribution. This type of partners is found in limited partnership firms. मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी बोलते हैं इसको, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है। इसमें भी डायरेक्टर्स दो या उससे ज्यादा पार्टनर्स होते हैं, बट इसमें नियम जो होते हैं वो पार्टनरशिप से थोड़े ज्यादा होते हैं, एंड इसके अंदर जो रेगुलेशंस होती है वो प्राइवेट लिमिटेड से कम होती है। हेलो, मला नाही माहिती, मी मॅडम नव्हतो ना। तुम्ही टायपिंग करा ना रॅपिड टायपिंग मधून, मी येतो एक 10 मिनिटात। तिथे बघा ना खाली टास्क मध्ये असेल लिहिलं रॅपिड टायपिंग, रॅपिड टाइम डॉल्फिनचा फोटो असणार। हा, 1 मिनिट थांबा। गाइज, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 10 seconds? आई एम सॉरी फॉर द होल्ड। ओके, सॉरी टू पुट यू ऑन होल्ड। तो लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म भी होती है, ठीक है, जो प्राइवेट लिमिटेड के नीचे होती है और पार्टनरशिप फर्म के थोड़ा ऊपर होती है, ठीक है। नाउ next is based on the behavior and conduct exhibited. There are two more types of partners. There are two more types of partners beside the ones discussed above. इसके अलावा भी दो होते हैं। एक है पार्टनर बाय एस्टॉपेल और एक है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A person who behaves in the public in such a way as to give an impression that she is a partner of the firm is called partners by estoppel। मतलब जो सिर्फ बताता है कि मैं पार्टनर हूं पब्लिकली, हाँ, वो क्या है, पार्टनर्स एस्टॉपेल। सच पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। इनको क्या होता है, इनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, बट आर फुल्ली लायबल इफ समबडी सफर्स। मतलब उनकी जिम्मेदारी तो होती है बट उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब similarly, if a partner or partnership firm declares that a particular person is a partner of their firm, अगर कोई ये डिक्लेयर करता है कि ये बंदा मेरा पार्टनर है, ठीक है, एंड सच पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम इट, देन ही शी नोन एज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। मतलब मैंने बोला कि ये बंदा मेरा पार्टनर है बट वो नहीं बता रहा है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और अगर कोई पार्टनर है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, होल्डिंग आउट बोलेंगे, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एस्टोपेल। ओके, ये देखो यहां पर इसका छोटा सा डायग्राम है पार्टनर्स का, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, general and limited partnership. In general partnership, the liability of the partner is unlimited, whereas the limited partnership has two types of partners. एक जनरल पार्टनर आता है और एक स्पेशल पार्टनर आता है।
Now, liability of general partner is unlimited, whereas liability of special partner is limited. ठीक है, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉसेस आते हैं, उस वक्त की बात होती है. Partnership at will and particular partnership. Partnership at will can be formed to run the business for an indefinite period. ये कब किया जाता है? जब लंबे समय के लिए आपको बिजनेस करना होता है तब. ठीक है. While particular partnership can be formed for some specific purpose. कोई कोई क्या होता है, पर्टिकुलर मतलब कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है या कुछ मकसद के लिए भी हो सकता है. ठीक है. लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप. Although it is not essential to get the partnership registered under the Indian Act this 1932, आपको रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, बट नहीं करोगे तो उसके प्रॉफिट नहीं मिलते. मतलब पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इन द फॉलोइंग कंडीशंस. अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो आपको नुकसान क्या हो सकता है? इफ द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल. अगर ये पता चल गया कि आपकी पार्टनरशिप का पर्पस जो है वो गलत काम है, गलत व्यवहार है, तो अगर आपका जो काम है वो पब्लिक के अगेंस्ट है या पॉलिसी के अगेंस्ट है या गवर्नमेंट के नियम के अगेंस्ट है तो, और अगर ये पता चलता है कि आपने पार्टनरशिप बनाई तो है लेकिन वो एक एक ही है, तो अकेला तो पार्टनर नहीं हो सकता, या 20 से ज्यादा है तो भी नहीं हो सकता. और अगर आपका पार्टनर कोई ऐसी कंट्री से है जहां पर हमारे देश के रिलेशंस अच्छे नहीं है तो भी प्रॉब्लम है. नाउ सुटेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसमें देखो, इसमें क्या है ना, एक पार्टनरशिप डीड आता है. मतलब पार्टनरशिप फर्म हमको बनानी है ना, तो उसके लिए क्या स्किल्स लगते हैं, क्या एक्सपर्टीज लगती है, कैसे पार्टनरशिप फर्म बनती है, ये इसके बारे में. ठीक है. कैसे सर्विसेज को, लीगल सर्विसेज को यूज किया जाए. जैसे कि अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है, मतलब एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको कंपनी का नाम सोचना पड़ता है, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, एड्रेस क्या है, लीगल एड्रेस जहाँ से एक्चुअल में करोगे, लोकेशन कौन से लोकेशन में है, कितने साल के लिए आप बना रहे हो एग्रीमेंट, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ये मेंशन करना पड़ता है. प्रॉफिट लॉस रेशो क्या होगा, 50-50% होगा या 10% और 90% होगा. किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या पावर्स होंगी पार्टनर्स की, किसकी सैलरी होगी, कौन कितने पैसे निकाल सकता है एट ए टाइम, एक साइन से होगा, दो साइन से होगा, कैसे होगा, कंपनी को बंद करना है तो कैसे बंद करना है, चालू रखना है तो कैसे रखना है, ऑडिटिंग कैसे करनी है, सेटलमेंट्स कैसे करनी है, डिस्प्यूट्स कैसे मैनेज करने हैं. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. अब जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर नोइंग अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, हमने क्या देखा अभी? सोल प्रोप्राइटरशिप देखा, हमने पार्टनरशिप भी देखा. ठीक है. Let us now discuss about the unique form of business organization that prevails only in India. ये सिर्फ इंडिया में और कहीं नहीं है. ठीक है. That is to even for Hindus. The joint Hindu family JHF business is a form of business organization run by Hindu undivided family. ये टर्म ज्यादा फेमस है, HUF, where the family members of these 3 सक्सेसिव जनरेशन ओन द बिजनेस. मतलब 3 जनरेशन तक ये चल सकता है. मतलब मैंने बिजनेस किया HUF के अंडर में, मतलब एक स्कीम है समझ लो, फिर मेरे बच्चों ने किया, फिर मेरे बच्चों ने किया, तो 3 जनरेशन तक ये बिजनेस चला सकते हैं. द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्सेनर्स, और सबको इक्वल राइट्स होते हैं. फैमिली मिलके धंधा करती है, बिजनेस करती है. ठीक है. ये नियम है कि एक पूरा परिवार मिलके धंधा बिजनेस करता है. लाइबिलिटीज में लिमिटेड होती है, जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म की होती है उसी तरीके से होती है. और इसमें जो घर का मुखिया होगा वो इसका मेन ओनर होता है. और अगर मुखिया को कुछ हो गया, जैसे दादाजी उनको कुछ देहांत हो जाता है, तो उसके बाद जो बड़ा होगा वो उसका मालक बन जाता है और बाकी उसके पार्टनर्स बन जाते हैं घर के लोग. और इसमें बच्चे भी ऑटोमेटिकली पार्टनर्स बन जाते हैं. ठीक है. पर इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर दादाजी को कुछ नहीं आ रहा है फिर भी वो पार्टनर बन गए, अगर दादाजी को कुछ नहीं आ रहा है फिर भी वो मालक बन रहे हैं, जबकि
शायद उनके छोटे भाई को ज़्यादा अच्छे से आता हो, तो ये भी उसके नुकसानात भी हैं। ठीक है? तो यही फॉर्मेशन करने में कम से कम 2 मेंबर लगते हैं। ठीक है? ईज़ी है। फिर एंसेस्ट्रल कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके घर-वर आपके नाम पे होना चाहिए। एग्रीमेंट, इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये क्या होता है? नियम के अनुसार होता है, आपको अलग से कुछ ढूँढना नहीं पड़ता है। आप अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कैटेगरी में आ जाते हो, तो आपको ये सुविधा मिल जाती है। लीगल स्टेटस मिल जाता है कि आपको एक एचयूएफ की कैटेगरी के अंदर आपकी कंपनी खड़ी हो जाती है। सबको पार्टनरशिप का मेंबरशिप मिल जाता है। ठीक है? और इनको बाय बर्थ राइट मिल जाए, राइट्स बाय बाय बर्थ। बोला ना कि जैसे बच्चे पैदा हो गए तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स बन जाते हैं। ठीक है? सारों को प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाती है। सारों को क्या मिल जाती है? प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाती है। दिस बिजनेस इज मैनेज बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर, जो मैंने अभी बताया ना कि घर का जो मेन मुखिया होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसको सारे हक मिलते हैं। ठीक है? हाँ। फिर लायबिलिटी मैंने बताया कि सबको पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी आ सकता है। खुद सब मतलब घर के ऊपर आएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सारे घर वालों को मिलके मैनेज करना होगा, कोई और मैनेज नहीं करेगा। ठीक है? खुद के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती है। कंटिन्यूटी, अगर किसी बड़े का डेथ होता है तो उसके नीचे वाला उसको मैनेज करेगा। ठीक है? तो वो एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है? मतलब स्टेबिलिटी होती है बिजनेस में। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? अश्योर्ड शेयर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग अश्योर हो जाएगी कि हाँ भाई जो भी है सबको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो भी फैमिली में पैदा हो रहा है उसको ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप मिल रहा है। क्विक डिसीजन, फैमिली के अंदर का मैटर है तो डिसीजन फटाफट हो जाते हैं। ठीक है? फ्रीडम मिल जाती है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं फैमिली में, तो बहुत आसान हो जाता है कि मैं उसको ये चीज़ समझा दूँ, या बहुत ईजी हो जाता है कि मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लूँ। राइट? कि मैं अपने बड़े से ये चीज़ समझ लूँ, या मैं अपने छोटे को ये चीज़ पूछ लूँ। और एक डिसिप्लिन ऑलरेडी एक फैमिली में होता ही है कि मेरे से जो बड़ा है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मेरे से जो छोटा है वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो वो एक हो जाता है कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के अंडर में वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, दिस enables the members to run the business freely just by following the instruction and direction। ठीक है? आपको कुछ करना नहीं है, आपको नॉर्मल नियम को नॉर्मल तरीके से बिजनेस करना है, बाकी चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कार्टा, बिकॉज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कार्टा, हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज आर एट स्टेक। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी भी बिक सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्टा मतलब जो मेन मेंबर होता है ना उसको कार्टा कहते हैं। ठीक है? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, क्या होता है ना, कोई मर भी गया तो कोई इशू नहीं है, उसकी वजह से कोई और जो घर का सीनियर होगा वो उसको बिजनेस को संभाल लेगा, तो बिजनेस बंद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। टैक्स बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है? जो इंडिविजुअल को जितना टैक्स होता है उतना नहीं होता है, उनको कम टैक्स होता है। इसके लिमिटेड क्या है कि भाई घर के ही लोग हैं, समझो फायदे तो इतने हो गए, प्रॉब्लम्स ये है कि घर के लोग हैं तो किसी के घर में 2 ही लोग हैं तो प्रॉब्लम है, किसी के घर में 3-4 लोग हैं तो भी प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली बड़ी है तो फायदा है। ठीक है? और फिर अगर समझो 2-4 लोग हैं तो मोटिवेशन भी, कोई की फैमिली में है ना कोई भी होशियार नहीं होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो मोटिवेशन। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रहा है। आ रही है बट ब्रेक हो रही है, बोलो। On only only Hindu families. That's it. Colors. इसीलिए उसका एचयूएफ नाम है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ। स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ पावर, सिंस द कार्टा हैज एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मैनेज द बिजनेस। कार्टा मतलब जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो अगर सिर्फ कार्टा को ही वो राइट्स है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कि उनको ही राइट्स है ज्यादा, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी मांगे। कभी कभी फैमिली में इश्यूज हो जाते हैं, तो जैसे 4 बेटे हैं तो
फिर बड़ा सीनियर मेंबर डिसाइड करेगा कि ये दो बेटे अच्छे हैं, ये दो बेटे बुरे हैं, तो फिर उस सिनेरियोज में थोड़ा सा बिजनेस चलाने में दिक्कत हो जाती है। हाँ, अगर फैमिली में कुछ अनबन हो जाती है, स्मॉल रिफ्ट, रिफ्ट मतलब अनबन होना, झगड़े होना, तो फिर बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। तो ये इसी के बारे में लिखा है कि अगर फैमिली में अनबन हो गई तो बिजनेस इनस्टेबिलिटी हो सकती है, बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या, आई ये पहले देख चुके हैं हम। को मतलब विथ, ऑपरे मतलब ऑपरेटिव मतलब टू वर्क, मतलब क्या, साथ में मिलके काम करना। क्यों काम करना है साथ में मिलके? जैसे कि हम 10 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम 10 लोग मिलके एक ऐसा काम करते हैं जिससे सस्ते दाम पे कुछ चीज अवेलेबल हो जाए और हम समाज को प्रोवाइड करें, बीच में दलाल ना आए, एजेंट ना आए, मंडी नहीं आए, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आ सकती है। अगर हम सब मिलके करें कि चलो हम बिजनेस का काम नहीं करते, हम कोई स्पोर्ट्स का काम करते हैं, हम एक कमेटी बनाते हैं और लोगों को हम प्रेरणा देते हैं कि चलो स्पोर्ट्स खेले, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। तो कोई भी काम जिसमें प्रॉफिट नहीं सोच रहे हो, सोशल वर्क सोच रहे हो, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज ए वॉलंटरी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब क्या, जिसको जब चाहे एंट्री कर सकता है, जिसको जब चाहे एग्जिट कर सकता है। मिनिमम 11 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम नहीं, ऑन एन एवरेज 11 मेंबर्स होते हैं, कम से कम 11 मेंबर्स लगते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जिसको इंटरेस्ट मैच करता है वो काम कर सकता है, जिसको इंटरेस्ट मैच नहीं करता है वो काम नहीं कर सकता है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब क्या, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि कभी भी ज्वाइन कर सकता है एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दे लाइक इट एंड लीव द सोसाइटी इफ यू डोंट लाइक इट। ठीक लगे तो करो, ना लगे तो मत करो, कोई और ज्वाइन कर लेगा। ओपन मेंबरशिप, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बट कंडीशन ये है कि उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपके काम में, आपके आपका आपका जो उद्देश्य है, आपका जो मकसद है, उसमें उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मेंबर्स, अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिनिमम कितने मेंबर्स लगते हैं? 10 मेंबर लगते हैं, राइट। सोसाइटी रजिस्टर करना है तो सोसाइटी एक्ट है, इसके अंडर में उसको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है। उसका खुद का एक कॉमन सील होता है, मतलब खुद का, आपका खुद का सिग्नेचर नहीं होगा, आपका स्टैंप होगा सोसाइटी का। ठीक है। फिर उसका एग्रीमेंट लेटर बनता है, उसमें सबके नाम आते हैं। फिर इट इज रजिस्टर्ड, सो कोर्ट मैटर लॉ में वो काम आता है। एंड दे कैन ऑल्सो हैव प्रॉपर्टीज, वो सोसाइटी में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। स्टेट कंट्रोल हो गया, कैपिटल कंट्रोल हो गया, डेमोक्रेटिक सेटअप हो गया, आप नियम बना सकते हो। ठीक है। इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको लोगों को सर्विस देनी है, सुविधा देनी है, दैट इज योर मेन एम। द मेंबर्स गेट रिटर्न ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस मतलब, समझो डिविडेंड सबको बट गया, फिर भी 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको आप आपस में बांट सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा इनकम को आप बांट भी सकते हो। अब टाइप्स क्या क्या होते हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब मैं ग्राहक हूं, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, ये क्या हो गया? कंज्यूमर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैं एक व्यापारी हूं, मैं कोई चीज बना रहा हूं, ऐसे मेरे और व्यापारी भाई लोग हैं, हम सब मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बिजनेस वाले जिनको मार्केटिंग कम समझ में आती है, बट जिनको समझ में आती है, वो लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कहते हैं कि भाई इस पूरे व्यापार का या पूरे जितने भी ऑल इंडिया बोलते ना, ऑल इंडिया व्यापारी संघ जैसे बना लिए, तो क्यों बनाते हैं? मार्केटिंग करने के लिए। कुछ लोग मिलके उसको चलाते हैं, बाकी के लोग उनकी वाह वाह करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तब वो मार्केटिंग फॉर्म हो जाती है, क्योंकि सबको मार्केटिंग आती नहीं है। ठीक है। फिर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
जो बिल्डिंग में जो सोसाइटी बनती है ना, वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। और फार्मिंग, उसी तरीके से हमारे फार्मर्स, किसान भाई जो सोसाइटी बनाते हैं उसको फार्मर्स की सोसाइटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको लोकली बैठना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, एक दूसरे का सपोर्ट लगता है, इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म किया जाता है। राइट। हाँ, फायदे क्या है? सोसाइटी बनाना आसान काम है, लिमिटेड लायबिलिटी है, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आती है, ओपन मेंबरशिप है, आप एंट्री करो, एग्जिट करो, बंद करो, चालू करो, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। स्टेट असिस्टेंस, आपको इसकी सुविधा भी मिलती है, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी मिलता है, आपको लोन्स भी मिल सकता है, आपको सब्सिडीज भी मिल सकती है। अगर आप कोई छोटी मोटी कारखाने खोलना चाहते हो, बड़े कारखाने खोलना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट लोन भी देती है। कौन गवर्नमेंट देती है? स्टेट असिस्टेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट। स्टेबल लाइफ, अगर कोई मेंबर का देहांत हो जाता है तो कोई और ज्वाइन कर सकता है ना? कोई रिजाइन करता है तो दूसरा ज्वाइन कर सकता है, कोई छोड़ रहा है तो भी दूसरा ज्वाइन कर सकता है। टैक्स कंसेशन मिलता है, इसमें क्या है, टैक्स की छूट भी मिलती है। फिर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, मतलब जो आपकी मैनेजिंग कमेटी है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब वोटिंग के बेसिस पे कौन बनेगा, वोटिंग के बेसिस पे वो चलती है। हम्म। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि लिमिटेड कैपिटल, पैसे लगाना नहीं चाहता कोई, क्योंकि थोड़ा सोशल वर्क टाइप है ना, इसके लिए। फिर लैक ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज, लोगों को शौक होता है सोशल वर्क का, लेकिन मैनेजमेंट का स्किल भी आना चाहिए ना। फिर ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि मेरी तो जॉब चल रही है, मेरा तो बिजनेस चल रहा है। अब सोसाइटी तो एक्स्ट्रा काम है, 2 दिन शौक आया तो कर लूंगा, फिर कभी पर्सनल काम आ गया तो छोड़ दूंगा या इंटरेस्ट नहीं दूंगा, या सिर्फ नाम के लिए कर रहा है कोई कि हाँ मैं इस सोसाइटी का XYZ मेंबर हूँ या सेक्रेटरी हूँ या चेयरमैन हूँ, वॉट एवर। सबका इंटरेस्ट नहीं भी होता है, जैसे कि मैंने बताया। करप्शन, कोई कोई लोग क्या होता है ना, बोले वो उसका गल्ला संभालने का मौका मिलेगा तो पैसे ढाप लूंगा, ऐसा भी कुछ लोगों का होता है शायद। ठीक है, ठीक है। So I think this is the end of this chapter where we have learned sole proprietorship, partnership, joint Hindu family and the cooperative society. इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये अपना तो क्लास 12th का है, बट क्लास 11 में ये और भी डिटेल में चैप्टर है, तो इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। सो दैट चैप्टर इज इन मच डिटेल, इन डेप्थ, बट ये वाला अपना अच्छा है, छोटा है, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।